वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 20 जून और 20 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। हर साल 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस के विषय को किन 3 मुख्य स्तंभों पर केंद्रित किया गया है? तो इसका आंसर है मान्यता, प्रतिनिधित्व और सुधार। जून 2026 में जारी स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 की राष्ट्रीय सूची में उत्तर प्रदेश के कितने स्कूलों का चयन किया गया है? तो इसका आंसर है 11 स्कूलों का। जून 2026 में 10वां थाईलैंड भारत रक्षा संवाद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कहां आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है बैंकॉक में। जून 2026 में बेंगलुरु स्थित किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने अपने सीरीज बी फंडिंग राउंड में $234 मिलियन जुटाकर $1.5 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वम एआई। ठीक है। जून 2026 में चर्चा में रहा इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन मुख्य रूप से किन 2 देशों के बीच संघर्ष को समाप्त करने और व्यापारिक मार्ग को बहाल करने के लिए घोषित एक 14 सूत्री ऐतिहासिक अंतरिम समझौता है? तो इसका आंसर है अमेरिका और ईरान के बीच। जून 2026 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्था ने लगातार 15वें वर्ष 100 अंकों के साथ दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। जून 2026 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे भारत की राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है हितेश जोशी जी को। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय जी को। जून 2026 में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में अपना 355वां विकेट लेकर कौन सी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में झूलन गोस्वामी के साथ संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं? तो इसका आंसर है दीप्ति शर्मा जी। जून 2026 में फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक 16 गोल करने के पूर्व जर्मन स्ट्राइकर मिरोस्लावा क्लोस के रिकॉर्ड की बराबरी किस महान फुटबॉलर ने की है? तो इसका आंसर है लियोनेल मेसी। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2047 तक। ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में शरीर की सामान्य गोल और लचीली लाल रक्त कोशिकाएं कठोर और अर्धचंद्राकार यानी हंसिया के आकार की हो जाती हैं, जिससे नसें ब्लॉक हो जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है। इसके प्रमुख लक्षण कौन से हैं? तो लगातार खून की कमी, बदन में असहनीय दर्द के दौरे और बार बार संक्रमण होना और अत्यधिक थकान, इसके जो है ये प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है। भारत सरकार ने साल 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक इस आनुवांशिक बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में पूरी तरह समाप्त करना है। इसके तहत 0 से 40 वर्ष के लोगों की जांच कर सिकल सेल स्वास्थ्य कार्ड दिए जा रहे हैं। ठीक है। वर्ष 2026 की आधिकारिक विषय थीम क्या है? जीवन रक्षा अंतर को पटाना, सिकल सेल रोग में समानता। ठीक है। ब्रिंगिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज। ठीक है। यह एक आनुवांशिक रक्त विकार है यानी जीनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो हीमोग्लोबिन बनाने वाले HBB जीन में खराबी के कारण होता है। ठीक है।
यह बीमारी माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है, यानी ये आनुवांशिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2026 में फ्रांस में इतिहास के पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इस मंदिर की वास्तुकला को प्रमाणित बनाने के लिए इसके पत्थर और शिल्प कौशल यानी डिजाइन को मुख्य रूप से कहां से ले जाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है भारत से। ठीक है, भारत से इसे ले जाया गया है। फ्रांस में रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय के प्रयासों से वहां के पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका भव्य उद्घाटन सितंबर 2026 में होगा। सदियों पुरानी भारतीय शिल्पकला को सहेजने के लिए इस मंदिर को पहले भारत में ही तराशा और तैयार किया गया था। इसके बाद इन पवित्र पत्थरों को फ्रांस ले जाकर वहां दोबारा असेंबल यानी पुनर्निर्मित किया गया है। इसके आधिकारिक उद्घाटन के अवसर पर फ्रांस में 15 दिनों के एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर से श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पंजाब की ऐतिहासिक कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबा ब्रॉड गेज रेल कॉरिडोर यानी गलियारा स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है 39.68 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर जो है स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा घोषित यह परियोजना गुरदासपुर जिले के कादियान को अमृतसर जिले के व्यास से जोड़ेगी। इसका निर्माण उत्तरी रेलवे द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यह लगभग 100 साल पुरानी परियोजना है, जिसे पहली बार ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1928-29 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया था। अब इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है। इस रेल मार्ग पर ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकने के लिए भारत की आधुनिक स्वदेशी तकनीक कवच ट्रेन कोलिजन एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 11 बड़े और 121 छोटे पुल बनाए जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में सुरक्षित और सुव्यवस्थित फुटपाथों पर चलने की स्वतंत्रता को संविधान के किन दो मुख्य अनुच्छेदों के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19 क्लास 1 क्लास डी और अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदूरकर की पीठ ने 19 जून 2026 को यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गाड़ियों की आवाजाही के कारण पैदल यात्रियों के सुरक्षित चलने के अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। यह ऐतिहासिक निर्णय एक दर्दनाक मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामले में सुनवाई के दौरान आया, जिसमें स्कूल जाते समय एक ट्रक की चपेट में आने से एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। संविधान का अनुच्छेद 19 क्लास 1 क्लास डी पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी देता है और अनुच्छेद 21 सम्मान के साथ जीवन जीने व व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी राइट टू लाइफ की गारंटी देता है। पैदल चलने की सुरक्षा को इन्हीं अधिकारियों का हिस्सा माना गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक तौर पर 10वां सदस्य और इसमें शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बन गया है? तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान पहला मध्य एशियाई देश बना है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में आधिकारिक तौर पर 10वां सदस्य बनने जा रहा है। ठीक है, उज्बेकिस्तान 5 जून 2026 को औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक का शेयरधारक और 10वां सदस्य बन गया है। 21 मई 2026 को वहां के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने इस समझौते को मंजूरी दी थी। उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था 2023 से 2025 के बीच औसतन 6.7% की रफ्तार से बढ़ी है। एनडीबी यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने से उसे अपने बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक लोन यानी वित्त पोषण आसानी से मिल सकेगा। अन्य नए सदस्य ब्रिक्स मूल देशों के अलावा हाल के वर्षों में मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और अल्जीरिया भी इस बैंक के सदस्य बन चुके हैं। ठीक है,
और साथ ही जान लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक कहा जाता था, उसकी स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वित्त मंत्रालय ने अपने नागरिकों और निवासियों के लिए घरेलू बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहला शरिया अनुरूप यानी सॉवरेन रिटेल टी सुकूक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, सुकूक क्या है? तो सुकूक यह इस्लामी वित्त का एक उपकरण है। यह पारंपरिक ब्रांड की तरह ही होता है। ठीक है, लेकिन यह पूरी तरह से इस्लामी कानूनों के सिद्धांत के अनुकूल और किसी वास्तविक संपत्ति पर आधारित होता है। इस सरकारी योजना में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास वैध अमीरात आईडी और दुबई वित्तीय बाजार का राष्ट्रीय निवेशक नंबर होना अनिवार्य है। तो क्या क्या होना अनिवार्य है? तो अमीरात आईडी और दुबई वित्तीय बाजार निवेशक का नंबर। ठीक है, ये दो चीजें होना अनिवार्य है, तभी उसमें कोई भी निवेश कर सकता है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के वित्तीय मंत्रालय ने केंद्रीय बैंक के सहयोग से 17 जून 2026 को इस निवेश उत्पाद की घोषणा की। इसके पहले चरण की सदस्यता 24 जून से 30 जून 2026 तक खुली रहेगी। यह वित्तीय प्रमाण पत्र यूएई दिरहम में जारी किया जाएगा, जिसकी परिपक्वता अवधि 2 वर्ष होगी। ठीक है, इसमें आम जनता के लिए न्यूनतम निवेश 1000 दिरहम तय की गई है, जबकि पेशेवर यानी संस्थागत निवेशकों को इसमें बाहर रखा गया है। ठीक है, जारी होने के बाद इन टी सुकूक को नैस्डैक दुबई एक्सचेंज पर लिफ्ट और ट्रेड किया जा सकेगा। इस पर निवेशकों को साल में 2 बार एक निश्चित लाभ यानी फिक्स्ड प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस भारतीय न्यायविद को जर्मनी के हैम्बर्ग में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में 9 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है विमल एन पटेल जी को। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान विमल एन पटेल ने 168 वैध वोटों में से 115 वोट प्राप्त कर यह प्रतिष्ठित चुनाव जीता है। इनका कार्यकाल 2026 से 2035 तक यानी 9 वर्ष का होगा और यह 1 अक्टूबर 2026 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, वे वर्तमान में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ठीक है, यह चुनाव न्यायाधिकरण में भारत की निरंतरता को बनाए रखेगा, क्योंकि वर्तमान भारतीय न्यायाधीश नीरू चड्ढा का कार्यकाल सितंबर 2026 में समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा एक विशेष आइकन के रूप में नामित किया गया जोनाथन दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जानवर है, वह किस प्रजाति का कछुआ है और कहां रहता है? तो इसका आंसर है सेशल्स विशाल कछुआ है और ये जो है सेंट हेलेना ब्रिटिश क्षेत्र में रहता है। इसका वैज्ञानिक नाम अल्डाब्राचैलिस गिंगाटेया होलोलिसा है। ठीक है, वर्ष 2026 में जोनाथन की अनुमानित आयु 194 वर्ष हो गई है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार उसे वर्ष 1832 के आसपास जन्मा माना जाता है और नवंबर 2022 में उसे आधिकारिक तौर पर 4 सितंबर 1832 की जन्मतिथि दी गई थी। ठीक है, जोनाथन दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र सेंट हेलेना के गवर्नर के अधिकार निवास यानी प्लांटेशन हाउस के परिसर में रहता है। वह यहां वर्ष 1882 में लाया गया था। ठीक है, अपने अविश्वसनीय रूप से लंबे जीवन काल के दौरान जोनाथन ने सेंट हेलेना द्वीप पर अब तक 31 गवर्नरों का कार्यकाल देखा है। जनवरी 2024 में ब्रिटिश शाही परिवार के प्रिंस एडवर्ड ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग ने भी उससे मुलाकात की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुआ भारत बिल्डकॉन 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो इसका आंसर है निर्माण और भवन निर्माण सामग्री से। हाल ही में नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में भारत बिल्डकॉन 2026 वन नेशन वन एक्सपो का उद्घाटन हुआ और यह आयोजन भवन निर्माण सामग्री और उद्योग के लिए एक प्रमुख प्रदर्शनी है। प्रदर्शनी में 90 से अधिक देशों और 100 से अधिक भारतीय शहरों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें सीमेंट, स्टील, सिरेमिक, सैनिटरी वेयर, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल, पेंट और निर्माण प्रौद्योगिकियों सहित 24 क्षेत्रों में उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन किया गया। यह आयोजन उद्योग जगत के लोगों के बीच संवाद, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और व्यावसायिक नेटवर्किंग के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर जो भी गलतियाँ हो रही हैं या क्या मुझे इसमें इम्प्रूव करना चाहिए, उसे भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसे पारंपरिक रूप से सुरहा ताल के नाम से जाना जाता है, को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य विदेशी और प्रवासी पक्षियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ठीक है, रामसर स्थल क्या है तो इसे आप लोग पढ़ लेंगे। इसको हम लोगों ने कई बार अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।